हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी में। आज जो है हम 530 क्वेश्चन पेपर का जो है 101 से लेकर 140 तक जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम जो है बात करते हैं 101 क्वेश्चन नंबर की। और उससे पहले जो है आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर जाके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो है प्रीवियस जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो वहाँ पर अपलोडेड है, तो वहाँ पर आप जो है ए और जेई के और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश की जो तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर जाके जो है वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 101 की बात करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ द डायनेमिकली इंड्यूस एमएफ इज़ यूजिंग। तो डायनेमिकली इंड्यूस एमएफ का इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर में, और स्टैटिक इंड्यूस एमएफ का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर में। अगर हम 102 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ डीसी मशीन। तो इसमें से आप देख सकते हो कि डैम्पिंग वाइंडिंग जो है वो पार्ट नहीं है डीसी मशीन का। तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का क्या क्या काम है, अलग अलग काम है तो क्या क्या है। अगर आपकी इच्छा है बताने की तो आप बता सकते हैं। अगर 103 क्वेश्चन की बात करते हैं, अ 4 पोल जनरेटर विद अ 16 कॉयल हैज़ अ 2 लेयर लैब वाइंडिंग एंड द पोल पिचेस। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 3-4 बार आ चुका है, तो उसको आप जो है डायरेक्ट याद या रट्टा मार सकते हो। तो जो पोल पिच होती है वो आता है आपका कॉयल्स अपॉन पोल्स। एंड तो यहाँ पर कॉयल आपका 16 है एंड पोल आपका 4 है, और यहाँ पर आपका जो 2 लेयर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय मतलब एम के साथ मल्टीप्लाई होता था। एम मीन्स सिंगल लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, तो उस हिसाब से आपका ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2 लेयर हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 103 का हो जाएगा सी आंसर। अगर हम 104 की बात करेंगे, द करंट ड्रॉन बाय अ 120 वोल्ट डीसी मोटर विद बैक ईएमएफ ऑफ 110 वोल्ट एंड द आर्मीचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओम्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है जेई में पूछे जाते हैं सिंपल से। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हमें पता है कि 120 माइनस और 110 अपॉन 0.04। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना 104 का 25 एम्पेयर, क्योंकि डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर में हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज वो ज़्यादा देखने को मिलेगी बैक ईएमएफ से। तो ये टर्मिनल वोल्टेज 120 है, ये आपका बैक ईएमएफ है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो करंट आपका 25 एम्पेयर यहाँ पर निकल गया है। अगर हम 105 क्वेश्चन की बात करेंगे, द आउटपुट इंडिकेटेड ऑन अ नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर इज ऑलवेज। तो देखो, जो आउटपुट मतलब नेम प्लेट जो होती है ना, मोटर की जो नेम प्लेट्स होती है, वहाँ पर हमेशा उसकी आउटपुट पावर जो शाफ्ट में मिलती है वो बताई जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 100 बार, और ये आपके 2 क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। अगर हम 106 की बात करेंगे, व्हेन द वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज़। तो वही है कि इसमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, हमें वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करना है प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो हम इसमें करेंगे N2/N1 इंटू V1। तो ये यहाँ पर जो है, और N2/N1 को हम K बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात करेंगे, तो N2/N1 का स्केयर इंटू आई, जैसे R1 हो जाता है या X1 हो जाता। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये आपका जो है सिंपल क्वेश्चन एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जेई जैसे एग्जाम के लिए। और जेई से जो नीचे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएसए हो गया, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वहाँ पर भी जो है लाइनमैन हो गया, वहाँ पर भी ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर हम 107 क्वेश्चन की बात करेंगे, एट अ 50 हर्ट्ज ऑपरेशन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ रेजिस्टेंस लॉस ऑफ 200 वाट एंड द एडी करंट लॉस ऑफ 100 वाट एंड इट्स कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन विल बी। तो इसमें आपका जो है 60 हर्ट्ज में आपका जो है एडी करंट लॉस कितना है, तो वो निकालने में पूछा गया है। नहीं, दोनों लॉसेस पूछे गए आपके, एडी करंट लॉस एंड हिस्ट्रीसिस लॉस दोनों पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो हिस्ट्रीसिस लॉस है, हमें पता है कि ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनलिटी में पड़ता है, और हिस्ट्रीसिस लॉस हमें जो है 200 वाट हमें बताए हुए हैं, और फ्रिक्वेंसी 50। तो हमें 60 हर्ट्स में निकालें हिस्ट्रीसिस लॉस कितने, तो वहाँ पर कितने निकलते हैं, 240 निकलते हैं। और ऐसे ही एडी करंट हमारा प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी का स्केयर होता है। तो जो एडी करंट है वो 100 है एंड फ्रिक्वेंसी का स्केयर है, तो 50 स्केयर बाई 60 स्केयर हो जाएगा, मीन 60 के बेसिस में निकालेंगे हम, तो वहाँ पर 144। तो 144 प्लस 240, तो 107 का हमारा हो जाएगा 384। तो ये आपका रिपीटेड एंड सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम 108 क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर विद रोटर सर्किट ओपन। तो हमें पता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो ट्रांसफार्मर का ही एक तरीके से, ट्रांसफार्मर को ही हमने कन्वर्ट किया इंडक्शन मोटर में। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो उसके थ्रू आपका इंडक्शन मोटर कहलाई जाती है। अगर हम इसमें सेकेंडरी, अब इसमें रोटर सर्किट जो है वो सेकेंडरी सर्किट के जैसे एक्ट करेगा ट्रांसफार्मर के। अगर उस चीज़ को ओपन कर देंगे तो अपनी इंडक्शन मोटर जो है वो नहीं रन करेगी। मीन्स इसके प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है इंडक्शन मोटर के।
अगर हम 109 की बात करेंगे, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 5% स्लिप, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मोटर। अब हमें पता है कि स्पीड पूछी है मोटर की, हमें पता है कि जो 6 पोल पे सिंक्रोनस स्पीड बैठेगी, तो 6 पोल में हमारी 1000 आरपीएम की सिंक्रोनस स्पीड है, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो मोटर है वो इससे ही पीछे भागेगा। तो जो भी इसके नज़दीक की वैल्यू होती है फिर वो आप इसमें जो टिक लगा सकते हो अगर आपको सॉल्व नहीं करना है। तो 1000 आरपीएम में तो आपका सिंक्रोनस स्पीड है, तो ये ऑप्शन हट जाता है। और उससे नीचे कौन सी वैल्यू, 950 आरपीएम, तो हमेशा जो है उसके क्लोजेस्ट पीछे वाली वैल्यू ही ठीक होती है आपकी किसकी, रोटर की स्पीड एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस। अगर हम, तो इसका हो जाएगा अपना सी आंसर 109 का सी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो 5% ऑफ स्लिप से, बट मैं एक लॉजिक के बेसिस में आपको ये बताया। देखो 110 की बात करेंगे, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर वेरीज एज। तो देखो अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात की गई थी तो ऑप्शन उस हिसाब से नहीं है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो हमें पता है पावर इजिकल टू टी इंटू ओमेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई n/60 होता है, और n होता है आरपीएम की फॉर्म में, तो हमें पता है n इजिकल टू 120 f/p होता है। तो अगर हम इसमें जो है निकालना चाहते हैं स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में, तो हमें पता है कि पावर अपॉन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, और पावर इजिकल टू वी इंटू वाई हो जाएगा। पावर कितना होगा, वी आई कॉस वाई, तो वी आई कॉस वाई। तो आप देखते हैं इसमें होता क्या है, हमें पता है कि वी का वी होगा, करंट को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र, एंड इनटू इसमें पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर को क्या होगा, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है इंडक्शन में इसके इक्विवेलेंट सर्किट से, तो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र तरीके से होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा, और ये ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क मतलब फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पावर हो गया, पावर इजिकल टू वी इंटू वाई कॉस वाई होगा, इसमें v की वैल्यू तो सेम होगी, i की वैल्यू जो आपने ये लिखी है, बट ये इसमें अंडर रूट होता है नीचे, और कॉस 5 में भी r अपॉन अंडर रूट दिस वैल्यू होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वी स्क्र आर अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र इंटू ओमेगा, जो ओमेगा हमने जो है यहाँ से लाया पावर अपॉन ओमेगा। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्टेंस कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका जो फ्रिक्वेंसी है रोटर की फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू स्टेटर की फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो टॉर्क हमें मिलती है, टॉर्क इज इक्वल टू वी स्क्र आर अपॉन एक्स स्क्र इंटू ओमेगा। तो एक्स में तो रिएक्टेंस कंपोनेंट है, इंडक्टेंस है, तो यहाँ पर तो फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट है ही है, और ओमेगा में मैंने बताया था एन इज इक्वल टू 120/f। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे, टॉर्क इज इक्वल टू 1/f³ ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क होती है। तो इसमें हमारा 1/f³ होता है, और ये जो इसमें ऑप्शन है ये आपका मैक्सिमम टॉर्क के बेसिस में। देखो जो मैक्सिमम टॉर्क होती है इसमें हमें पता है कि स्लिप इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स होता है, तो रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, तो उसके थ्रू वी स्क्र 2 × x ओमेगा होता है, ठीक है। तो x में भी फ्रिक्वेंसी का एक कंपोनेंट है, ओमेगा में भी एक फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट है, तो जो मैक्सिमम टॉर्क में जो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है 1/f2, और स्टार्टिंग टॉर्क में 1/f3। तो इस ऑप्शन में वो नहीं है, बट इस ऑप्शन में मैक्सिमम के बेसिस में पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम के बेसिस में ऑप्शन है, बट 110 का सबको ग्रेस मार्किंग मिल जाती अगर ये पूछा जाता। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको स्टार्टिंग टॉर्क का ये वाला है, और आपका जो मैक्सिमम टॉर्क का वो ये वाला है। तो मैक्सिमम टॉर्क में 1/f² एंड स्टार्टिंग टॉर्क में 1/f³, बस इतना ही याद रखना है, 1/f³ 1/f²। अगर हम 111 क्वेश्चन की बात करेंगे, द 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड इज़ यूज टू, तो इसका काम होता है कि सिंक्रोनाइज करना 3 फेस अल्टरनेटर को। तो ये आप जो है सर्च मार सकते हो अपना कि 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड में, तो हमारी 3 फेस की लाइन होती है, और उसमें सिंक्रोनाइज करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो 111 का भी वैसे यही क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, मुझे यही क्वेश्चन बनता है, बाकी नहीं पूछा जाता इसकी वर्किंग से, 2 ब्राइट एंड डार्क लैम्प से। अगर हम 112 की बात करेंगे, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आर यूज इन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन की जो एग्जांपल है वो है आपका रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम ऑप्शन के साथ, सेम क्वेश्चन के साथ। अगर हम 113 की बात करते हैं, विच पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग। देखो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हीटिंग हमें देखने को मिलती है वो वाइंडिंग में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा वाइंडिंग में क्या है, वाइंडिंग में अपना जो है कोर लॉसेज हैं एंड कॉपर लॉसेज हैं। आपका कोर में तो अपने कोर लॉसेज हो रहे हैं, और कॉपर में आपका किसका हो रहे हैं, कॉपर लॉसेज हो। अब कोर की भी हीट वाइंडिंग में जाएगी, और वाइंडिंग में तो कॉपर लॉसेज ही हैं, और डोमिनेंट यहाँ पर अगर आपका लोडेड कंडीशन होगी तो कॉपर लॉसेज बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हीट होता है वो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग के बाद फिर ऑयल होता है। तो 113 का हो जाता है आपका सी। अगर हम 114 की बात करेंगे, तो ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विद। तो देखो इसमें जो है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज के बेसिस में इसको जो है परफॉर्म किया जाता है, और अगर इसमें पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट
इन ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विद, तो यहाँ पर जो है रिड्यूस स्पीड का क्वेश्चन, रिड्यूस ट्रांसफार्मर वोल्टेज आता। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट में हम कहाँ पर प्रेफर करते हैं आपका जो वाट मीटर को लगाना। क्या अगर हम इसमें एच वी और एल वी अगर कहीं पे भी वाट मीटर हम लगा सकते हैं, क्या उसमें से रीडिंग आ सकती है? तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि ये इसी प्रीवियस क्वेश्चन, इसी मतलब कि इसकी जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम क्या करते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट अगर आपका लो वोल्टेज साइड में किया जा रहा है, वहाँ पर वाट मीटर लगा रहे हैं, अगर वहीं को हम जो हाई वोल्टेज साइड में लेकर आएंगे, क्या वो रीडिंग दिखाएगा नहीं दिखाएगा? तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। 115 की बात करेंगे, द करंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर ही इज टेकन आउट टू एन एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू। तो हमें पता है कि जो स्टेटर होता है वो अपना स्टेशनरी पार्ट में वाइंडिंग, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग वहाँ पर रखी जाती है। तो वहाँ पर जो हम सॉलिड कनेक्शन करेंगे, अगर यही हमारी आर्मेचर वाइंडिंग अगर हमारी रोटर में होती तो वहाँ पर स्लिप रिंग रखते, बट इस हिसाब से अभी हमारे आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर है? स्टेटर में, तो यहाँ पर होगा सॉलिड कनेक्शन। 115 का सी। अगर हम 116 की बात करेंगे, द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड डैश विद द इंक्रीज इन द स्पीड, हमें ये याद रखना है कि टॉर्क एंड स्पीड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सिंपल इंक्रीज इन द स्पीड द टॉर्क डिक्रीज। अगर हम 117 की बात करेंगे, द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स इन ऑर्डर टू, हमें पता है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के थ्रू आपका जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है, जिसके थ्रू हमें स्टेटर वाइंडिंग को स्प्लिट करके 2 वाइंडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे हमें क्या होता है, एक मेन वाइंडिंग एंड एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, तो मेन वाइंडिंग में आपका इंडक्टर जैसे एक्ट करेगी, और जो आपका एक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। तो इस तरीके से हम जो है स्टार्टिंग टॉर्क को डेवलप करवाते हैं। तो 117 का हो जाएगा आपका सी। अगर हम 118 की बात करेंगे, द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरवल वायरिंग हिज डैश वायरिंग, तो सबसे चीपेस्ट हमारी होती है क्लीड वायरिंग, और हमारे घर में इन चारों में से कौन सी प्रकार की वायरिंग होती है, आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हम 119 की बात करेंगे, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेसेस, ये आपका ऊपर से लेकर ए से लेकर सबसे छोटे एग्जाम तक ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो 119 का हो जाएगा आपका एम्पियर। अगर हम 120 की बात करेंगे, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन हैज़, तो अर्थ पोटेंशियल को हमने जो है जीरो पोटेंशियल के बेसिस में लिया है, तो 120 का हो जाएगा हमारा ए। अगर 121 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व हैज़ अ डोनर इम्प्योरिटी इन अ सिलिकॉन, तो हमें पता है कि सिलिकॉन में डोनर कौन है, आपके जो पेंटा वाले हैं, तो पेंटा में आपका एंटीमनी एग्जाम्पल है, और ट्राईवेलेंट में ये है ब्रॉन, इंडियम, जर्मेनियम तो आपका जो है फोर्थ वाले में आता है, मीन सेमीकंडक्टर की उसमें आता है एग्जाम्पल्स पे, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर इसमें कार्बन बी सी के अंदर आता है, टिन बी सी के अंदर आता है फोर्थ के अंदर, फिर ब्रॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये आपका आता है ट्राईवेलेंट के ऊपर, और पेंटावेलेंट में आपका जैसे एंटीमनी हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो। तो 122 की बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन पेपर में लगातार रिपीटेड ये मिल चुका है। विदाउट अ डीसी सोर्स क्लिपर एक्ट हैज़, क्लिपर का क्या काम होता है? क्लिप मीन्स आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वेवफॉर्म को कट कर देना। अब इसमें क्या किया हमने, जो है नेगेटिव वेवफॉर्म को कट कर दिया, तो एक तरीके से ये रेक्टिफायर के जैसे हमारे पास हो रहा है, मीन्स एसी को डीसी में जो कन्वर्ट कर रहा है, बट इसमें रिपल ज़्यादा है, बट उससे मतलब नहीं है। बट 122 में फिर अपना आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के जैसे एक्ट कर रहा है ये। अगर हम 123 की बात करेंगे, फॉर जर्मेनियम पी एन जंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, सिलिकॉन में 0.3 वोल्ट है, और जर्मेनियम में 0.7 वोल्ट, एंड 1.3 हमारी है गैलियम आर्सेनाइड में। अगर हम 124 की बात करेंगे, 2 कम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द दिस हिज, अब देखो 2 कम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो नंबर है उसका 1 कम्प्लीमेंट करना है, मीन्स 1 को 0 और 0 को 1, सबसे पहले वो किया, जैसे 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, एंड +1 को ऐड करना है, तो उसके थ्रू हमारा 2 कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अगर हम 125 की बात करेंगे, एन एक्सोर गेट प्रोड्यूस आउटपुट ओनली व्हेन द 2 इनपुट्स आर, तो ये हमें पता है कि एक्सोर गेट में आउटपुट तब आती है जब अपना इनपुट क्या हो, डिफरेंस हो, तो 125 का सी। अगर हम इसमें 126 की बात करेंगे, द नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इन अ डेकेड काउंटर, तो इसमें जो हमारी बिट्स होती हैं वो 4 होती हैं, और जितनी बिट्स हैं उतने ही फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो इसमें जो है 4 फ्लिप फ्लॉप हमें जो है देखने को मिलेंगे। अगर हम 127 की बात करेंगे, इन 1 मिली एम्पेयर अमीटर हैज़ द रेजिस्टेंस हैज़ 100 ओम एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द 1 एम्पेयर अमीटर, द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये मीटर का रेजिस्टेंस है और ये मीटर का करंट है।
अब होता क्या है कि जो भी आपका वोल्ट मीटर ना मीटर बना है वो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट से बना है, वो है आपका ग्लैवनोमीटर। तो एक तरीके से ग्लैवनोमीटर है ये। बट इसमें क्या है कि इनकी जो रेंज होती है ग्लैवनोमीटर की, अगर हम इसमें इसके सीरीज़ में लगाएंगे तो ये 5 माइक्रो एम्पियर तक की वैल्यू को ये मेज़र करेगा, मीन्स बहुत कम वैल्यू को ये मेज़र करेगा। और अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो वोल्टेज को मेज़र करेगा। अब क्या है कि हमें जो है रेंज को एक्सटेंड करने के लिए शंट में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, जिसके थ्रू इसकी जो है रेंज जो है एक्सटेंड होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शंट में रेजिस्टेंस होता है वो क्यों लगाया जाता है। शंट में जो रेजिस्टेंस है वो आपका जो एक्स्ट्रा करंट है उसको बाईपास करने के लिए। ये तो आपका 5 माइक्रो एम्पियर तक की, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सटर्नल करंट है 5 एम्पियर और ये तो 5 माइक्रो एम्पियर तक की मेज़र कर सकता है, तो बाकी का जो करंट है वो शंट के थ्रू निकल जाता है और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हमने जो है रखी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो अब हम बात करेंगे तो शंट रेजिस्टेंस हमें फॉर्मूला याद करना है, आर एस एच इजिकल टू आर एम एम माइनस वन। एम होगा हमारा आई एक्सटर्नल अपॉन आई एम, ये वाला मीन्स बड़ा करंट अपॉन छोटा करंट जो कि हमने बाईपास करवा के रखा हुआ है। आई एक्सटर्नल अपॉन आई एम जो आपका मीटर करंट है, सॉरी, आई एक्सटर्नल अपॉन आई एम। तो आप देख सकते हो, या इसको कभी भी याद नहीं रखना तो आपने सिर्फ ये देख लेना क्वेश्चन पेपर में कि आपका जो बड़ा करंट है 1 एम्पेयर और एक है 1 मिली एम्पेयर, तो हमेशा 1 एम्पेयर ऊपर रखना और 1 मिली एम्पेयर को नीचे रखना, क्योंकि एम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ पर हमारा जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, तो 100 अपॉन इसमें आई एक्सटर्नल मीन्स आपका 1 एम्पेयर है जिसको मेज़र करना है, और इसमें से जो मीटर का करंट है वो है 1 मिली एम्पेयर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 आंसर देखने को मिलेगा जो आपका है 127 का बी। तो यहीं पर जो है बाकी जो है फिर हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू हाई होती है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और वोल्ट मीटर में जो फॉर्मूला होता है आई सीरीज़ का इजिकल टू आर एम एम माइनस वन होता है, मीन्स ये जो नीचे वाला एम माइनस वन है वो ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 128 की बात करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटिंग वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज, देखो इसके बेसिस में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं सिंपल से, और ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। हमें पता है कि मेजर वैल्यू माइनस ऑफ ट्रू वैल्यू उसको एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, और मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू उसको रिलेटिव एरर हम जो है बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और उसको आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 129 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हमें पता है इंटीग्रेटिंग में आपका एनर्जी मीटर की एग्जांपल्स होती हैं। तो और आपका एक होता है इंटीग्रेटिंग है, एक होता है इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग सिर्फ आपके डिफ्लेक्शन को शो करना, तो आपका मीटर वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर हमेशा डिफ्लेक्शन को शो करता है। और एक होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में आपका आता है जैसे फॉर एग्जांपल CRO होता है। तो ये अब जो आप देख सकते हो, तो 129 का आपका हो जाता है डी। अब मेरे को ये बता सकते हो कि जो आपका एनर्जी मीटर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, एंड वाट मीटर जो है कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में ये काम कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। अगर हम 130 क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्मोकपल मीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 एम्पेयर एंड वन द मीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केल एंड द करंट इज, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर एंड आई स्केयर, क्योंकि थर्मोकपल है तो थर्मोकपल करंट एंड वोल्टेज को मेजर करेगा। हमने जो है पहले भी अपने वीडियो में बताया कि जो थर्मोकपल होता है वो हमारा हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, जैसे 1500 डिग्री सेल्सियस तक एंड हाई फ्रिक्वेंसी तक जैसे 50 मेगाहर्ट्ज तक। तो आप देख सकते हो थर्मोकपल ये आपके हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। हीटिंग इफेक्ट में दो इसमें मीटर्स हैं, थर्मोकपल टाइप है और एक आपका हॉट वायर है। हॉट वायर हम लेकर नहीं जाते क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्लो काम करता है, तो हम इसमें थर्मोकपल लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका 1 एम्पेयर में अगर 10 स्क्वायर का डिफ्लेक्शन है, मतलब एक डिफ्लेक्शन पर 10 स्क्वायर है और 1/5 में कितना होगा, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या लिया हुआ है मीटर लिया, मीन्स आई स्केयर लिया हुआ है, तो इसके बेसिस में हमने निकाला तो यहाँ पर निकला 4.47। तो 130 का हो जाएगा आपका 4.47। तो ये भी आपका सिंपल है। अगर हम 131 की बात करेंगे तो विच ब्रिज इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो फ्रिक्वेंसी मेज़र करेगा आपका वेन ब्रिज। तो इसमें से आप बता सकते हो कि कौन कौन से इसमें इंडक्शन टाइप हैं और इसमें कौन आपका कैपेसिटेंस टाइप में इस्तेमाल किया जाता है कैपेसिटेंस को या इंडक्शन को मेज़र करने के लिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ। अगर हम 132 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो हमें पता है कि डिजिटल वोल्टमीटर हैज़ अ रीड आउट रेंज ऑफ 0 पॉइंट दिस एंड व्हेन द फुल स्केल रीडिंग इज दिस द रेजोल्यूशन ऑफ द फुल स्केल रीडिंग इज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। ये आपका डिजिटल से क्वेश्चन बनता है। तो रेजोल्यूशन का है 1/10 की पावर n रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। तो देखो रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर है 9.999 वोल्ट, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने, तो मीन्स ये कहीं ना कहीं 10 तक मेजर करेगा ये।
और यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ द फुल डिजिट है तो वो आपका है 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 मिली वोल्ट। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ी बार इसको आप जो है रट्टा भी मार सकते हो। तो 132 का डी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 133, इन अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन द इंसुलेशन टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास बी टाइप इज। इंसुलेशन के टेम्परेचर के ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास बी आपका कितने में, 130 डिग्री सेल्सियस में। तो YAEB/FHC। तो बाकी ये फिर आपकी रीडिंग आगे बढ़ जाती है, 95, 103, 120, 130, 180, 180 अबव। 134 की बात करेंगे, फॉर एन आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर यूज इन मेड अप ऑफ। तो इसमें ग्रेफाइट के लेते हैं। तो ग्रेफाइट इसमें स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्क हीटिंग में। अगर हम 135 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, इन एन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मेजर पर्सनल हैजार्ड्स आर। तो वेल्डिंग ये सारे कुछ हैं, आप देख सकते हो। ऑल ऑफ दीज हमेशा, मतलब ज़्यादातर समय में ऑल ऑफ दीज जो है वो ठीक ही माना जाता है। तो अगर आपको बाई चांस नहीं पता चलता है तो आपने कुछ नहीं करना है, ऑल ऑफ द अबव में आप जो है अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। अगर 136 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड हाइस्ट लेवल ऑफ द एलिमिनेशन। तो इसमें जो है रूफ रीडिंग में हमें जो देखने को मिलता है, मीन जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलती है रूफ रीडिंग हो गया आपका। इसके बाद 137 की बात करेंगे, द लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे ऑपरेटेड ऑन। तो वहाँ पर ये 25 kV सिंगल फेस AC का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बड़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। इसमें क्या है कि 2 सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें आपका सिंगल वायर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं, जिस हिसाब से आपका कांडो सिस्टम होता है, जिस हिसाब से इसको सिंगल फेस टू 3 फेस करना है या सिंगल फेस टू DC में कन्वर्ट करना है। तो वो 25 kV सिंगल फेस AC का इस्तेमाल किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द 3 फेस। 3 फेस में क्या होगा कि 2 आपकी ओवरहेड लाइन होगी, और जो थर्ड लाइन है या थर्ड फेस जो है आपका, वो आपका जो है जो रेल होती है ना, पटरी, उसको माना जाता है। तो 137 का आपका बी हो जाता है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 600 वोल्ट DC है वो किसकी एग्जाम्पल है, किस में इस्तेमाल किया जाता है, आपका ट्रैम कार में, सब अर्बन में, अर्बन में, या आपका AC में। अगर 138, फिर आपका हो गया ख़त्म। 138 की बात करते हैं, द स्पीड कर्व फॉर एन अर्बन सर्विस। अर्बन होता है शहर में जो आपकी सर्विस मेट्रो होती है जैसे, वहाँ पे। तो इनमें से कौन सी चीज़ आपको जो है नहीं देखने को मिलती। सबसे पहले अगर हम मेन लाइन की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन, फिर एक्सेलेरेशन एज अ स्पीड कर्व, फिर आपका फ्री रनिंग का मतलब होता है कि जब आपकी स्पीड मैक्सिमम में पहुँच गई हो। कोस्टिंग का मतलब होता है कि जब आपका सप्लाई को बंद करके जो मोमेंटम इसने पाया उसके थ्रू वो आगे चल रहे हैं, उसके बाद आपकी ब्रेकिंग लगती है। तो ये आपका जो है मेन लाइन सर्विस में देखने को मिला है। अब इसमें बात करें अर्बन में, तो अर्बन में ये है, तो अर्बन में एक्सेलेरेशन है, कोस्टिंग है, इसमें ब्रेकिंग है। तो और इसमें शेप आप याद रख सकते हो कि अर्बन में आपका क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपेजॉइडल आपका क्या है, सब अर्बन में। तो 138 में हमें क्या नहीं देखने को मिला, तो फ्री रनिंग हमें जो है नहीं देखने को मिली। तो 138 का हो जाएगा बी। अगर हम इसमें 139 की बात करेंगे, तो टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड्स इनवर्सली ऑन। तो इसमें हम जो है स्पेसिंग हाइट रेशियो, मतलब जितनी आप जो है डिस्टेंस ऊपर लेकर जाओगे तो उतने हमें हाई लुमन के बल्ब लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस लगानी पड़ती है। तो 139 का हो जाएगा आपका डी आंसर। अगर हम 140 की बात करें, द लीस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव, सबसे कम एक्सपेंसिव ड्राइव कौन सी, तो इसको कौन सी आपकी बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पर जो है आपका 580 जो पोस्ट कोड क्वेश्चन पेपर है वो आपका जो है पूरा 140 क्वेश्चन पेपर हमने जो है सॉल्व कर दिया है। और अगर कोई गलती से वीडियो लास्ट से देख रहा है तो वो जो है सो मैं बता देता हूँ कि हमारी जो और भी वीडियो डली हैं इसके 3 या 4 पार्ट बने होंगे, तो वहाँ पर जाके आप जो है देख सकते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने जो है सॉल्व करा दिए 1 से लेकर 140 तक। तो मे भी अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो होगा 663 पोस्ट कोड का। तो देखते हैं, उसको भी फिर हम जो है अपलोड करते हैं। तो धन्यवाद। जो है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड टेलीग्राम को भी आप जो है वहाँ पर जाके भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर जाके जो है जैसे ये वीडियो अपलोड होती है तो वहाँ पर जो है भेज दी जाती है, जो भी क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसको जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इलेक्ट्रिकल जीनी। धन्यवाद।